नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आपकी हॉबी है कविताएं पढ़ना और लिखना। जी तो सर। अभी हाल ही में आपने कौन सी कविता लिखी है, जरा मुझे बताएं। सर मैंने अभी भारतीय ज्ञान परंपरा और एनईपी को लेकर एक कविता लिखी है। वेरी गुड। आप सुनाइए, भारतीय ज्ञान परंपरा की सुनाइए। भारतीय ज्ञान परंपरा की आई बहार, अब होगा शिक्षा का उत्थान। समृद्ध थे, समृद्ध है, बस भूल बैठे थे अपनी पहचान। अब दिखाएंगे हम पूरे जग को कि हम ही हैं सर्वशक्तिमान। हम सब बच्चों को मिलकर बढ़ाना है अपने देश का मान। जब हम सीखेंगे अपनी सभ्यता संस्कृति, तभी होगी असली देश की उन्नति। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद थोड़ा सा सर। इसको आप कविता को मॉडिफाइड कर लीजिएगा। आप अपने सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा इसको टच करें। जी सर। है ना। जी सर। आपने अच्छी सुनाई है, बहुत फिलोसफी। शानदार है। बट इसको अपने सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा लिंक कर लीजिएगा, तो और इम्प्रेसिव हो जाएगा। चलिए, आपने कहा कि एनईपी 2020 पर भी आपने लिखा, वो भी सुनाइए। सर इसी में एनईपी 2020 इसी में आ गया कि एनईपी के द्वारा अब होगा शिक्षा का उत्थान। अच्छा, दोनों को अच्छा इसी में हो सर ने गया। कहा। जी ठीक। जी। जी सर। चलिए, आपकी हॉबी है टीचिंग करना। जी सर। तो एक तो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है और एक आपका जो मॉडर्नाइज तरीके से किया जा रहा है। तो उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं जिससे क्लास को एक इम्प्रेसिव बनाया जा सके। सर मॉडर्न टूल्स में हम कुछ स्मार्ट बोर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि आजकल बहुत सारे अच्छे छोटे छोटे वीडियोस हैं जिससे कि हम इवोल्यूशन को समझा सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हम उससे बता सकते हैं। और हम बच्चों को प्रेजेंटेशंस के रूप में लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, तो हम उन्हें लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और हम उन्हीं लेक्चर्स से उन्हें पढ़ा सकते हैं, ताकि वो क्लास में इस टेंशन में ना रहे कि उन्हें सब कुछ नोट डाउन करना है। ओके। मैम, आपने किसी सेमिनार में भाग लिया है क्या? जी सर। जी सर, मैंने लिया है। क्या सेमिनार में किस विषय पर सेमिनार था वो? सर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जो कि मेडिसिन्स के ऊपर था, कि किस तरह से मेडिसिन्स का इफेक्ट ह्यूमंस पर हो रहा है। और ये जो मेडिसिन्स का इफेक्ट है, ये बहुत बार जो जनरल लोग हैं वो प्रॉपर मेडिसिन्स का डोज ले नहीं पाते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस कॉज होता है। तो मेडिसिन्स के फायदे और नुकसान के ऊपर मैंने सेमिनार अटेंड किया था। ये ह्यूमन पैथोजन क्या है? सर जो ह्यूमन को बीमारियां कॉज करता है, उस एजेंट को हम ह्यूमन पैथोजन बोलते हैं, जो कि एक जीवित ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कोई एग्जांपल बताएं इनके। सर ह्यूमन पैथोजन में इकोलाई हो सकता है, एस टाइफी हो सकता है, एस ऑरियस हो सकता है, और भी बहुत सारे ह्यूमन पैथोजन्स हैं। इक्वलाइज से कौन कौन सी डिसीज होती हैं? सर इकोलाई से इंटेस्टाइनल डिजीजेज होती हैं, देन उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी और कुछ रिप्रोडक्टिव डिजीजेज होती हैं। लूज मोशंस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन, या फिर बहुत बार अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है तो वहां पर भी ये रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करता है। अच्छा मैम, जैसे अपने जो एलोपैथिक मेडिसिन ली जाती हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं, तो उन साइड इफेक्ट्स को कम कैसे किया जा सकता है? सर एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट को कम तो नहीं किया जा सकता है, पर ये है कि जिस पर्सन को उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट कुछ सेंसिटिविटी है, तो उसको पहले वो सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाए और फिर उसके बाद उसको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को खुद नहीं पता होता है कि उसको किस ड्रग के अगेंस्ट सेंसिटिविटी है, और वो ले लेते हैं। तो एक ये वाला प्रोसेस कोई भी मेडिसिन के पहले अगर करवाया जाए तो उनकी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ओके। चलिए मैम। फरीदा जी ये बताइए, सल्फर ड्रग क्या होते हैं? अभी सर आपसे मेडिसिन के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो चलो उसको ये पूछ लेते हैं, उसी से रिलेटेड सल्फर ड्रग के बारे में बताइए, ये क्या होते हैं? मैम जिनके अंदर सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो सल्फर ड्रग्स में आते हैं, और बहुत बार लोगों को इसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि पेनिसिलिन। अच्छा, तो सेडेटिव्स ड्रग के बारे में बताइए।
मैम ऐसे ड्रग्स जिससे कि नींद को प्रमोट किया जाता है, या नींद की जिनको समस्या रहती है उन्हें सेडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं। बहुत बार ऑपरेशन में भी एंजाइटी होती है पेशेंट्स को, तो उसके बाद भी सेडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं। डिप्रेशन जब हो जाता है तो भी नींद की गोलियां जो रहती है वो एज ए सेडेटिव ड्रग्स दी जाती हैं। ओके। जैसे शराब वगैरह जो रहता है, ठीक है, लोग जिसको पीते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज की बात करें तो उसमें किस टाइप का अल्कोहल होता है? मैम इथेनॉल ही होता है उसमें। एथेनॉल फॉर्मूला? C2H5OH। इसको किस तरीके से तैयार करते हैं? मैम फ्रूट या कोई ग्रेन या कोई भी शुगर जिसके अंदर हो, वो शुगर के फर्मेंटेशन से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके। अच्छा ये बताइए कि आपने न्यूज सुनते हैं आप? तो खबरों में अक्सर चर्चा में ये आता रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में नकली शराब पीने से इतने लोग जो हैं वो अंधे हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई या मृत्यु हो गई। तो उस नकली शराब में क्या होता है आखिर? किससे तैयार की जाती है? मैम मुझे इसका बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है कि नकली शराब में क्या होता है, पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद मीथेनॉल पॉइजनिंग होती है। मैथिल अल्कोहल। एथेनॉल, हाँ, राइट। CH3OH। तो ये जी उसको मैम। ऐड कर दिया जाता है और इसी के कारण ये जो है पॉइजनिंग हो जाती है। चलिए ये बताइए कि माइक्रोटॉमी क्या है? आपने इसका यूज किया है क्या? माइक्रोटॉमी। मैम मैंने इसका यूज, मैं बायोटेक्नोलॉजी से हूँ तो मैंने इसका यूज नहीं किया है, पर हम हाँ जूलॉजी लैब में हाँ, आना जाना इसका रहता यूज था तो होता है, वहाँ पे हाँ। मैंने इसका यूज देखा है। हाँ तो बताइए तो माइक्रो। स्पेसिमेंस जो रहते हैं उससे बैग्स के अंदर सॉलिडिफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद एक मशीन के थ्रू उसके बहुत थिन स्लाइसेस बनाए जाते हैं, जिससे कि बहुत ही इजीली इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके, क्योंकि जो टिश्यू है वो बहुत फ्रजाइल है, तो उसे होल्ड करना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए उसे बैग्स के अंदर एम्बेड कर कर इस तरह का ब्लॉक बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को माइक्रोटोमी कहा जाता है। ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है, अक्सर यूज किया जाता है इसका लैब में, तो ये जो है किस प्रिंसिपल पर काम करती है? मैम ये ग्रेविटी का जो फोर्स रहता है उसी को इंक्रीज करती है। सो ये सबसे पहले तो ग्रेविटी पर वर्क करती है, और साथ में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, जो कि अगर हम किसी एक सेंटर के अराउंड घूमते हैं तो ये टेंडेंसी होती है कि हम उस सेंटर से दूर गिरते हैं, सेंटर के अंदर नहीं गिरते हैं, सेंटर से दूर गिरते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटी वाला नहीं लगता। जी मैम, ओके मैम, मैं ये ओके। याद रखूंगी। चलिए क्रोमेटोग्राफी को बताइए, क्रोमेटोग्राफी का यूज जो है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? मैम क्रोमेटोग्राफी का यूज केमिस्ट्री से सबसे पहले शुरू हुआ, और फिर इसका एप्लीकेशन अभी हमारे लाइफ साइंसेस में होने लगा, मतलब लाइफ साइंसेस में भी हुआ। सो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्रोमैटो वर्ड से आ रही है। क्रोमैटो मतलब कलर्ड, ग्राफी मतलब चेक करना, तो किसी भी चीज को उसके कलर स्पेक्ट्रम के बेसिस पर चेक करने को हम क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है आप थोड़ा बताएं बताएं कि मतलब किस किस को चेक कर सकते हैं? ये तो आपने जी मैम। क्षेत्रों के नाम बता दिए, मैम कहाँ किस फील्ड में होता है। हाँ, इनका उपयोग बताइए, किस तरीके से हम करते हैं, किस किस। जी मैम, अमाइनो एसिड्स का जो कलर लाइट को स्प्रेड करने का स्पेक्ट्रम है, जो डीएनए और आरएनए का कलर को स्प्रेड करने का स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को चेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं। चलिए अब ये बताइए हाइलोनीमा, हाइलोनीमा क्या है? हाइलोनीमा मैम एक तरह का सीलेंट्रेट है। हाँ, सिलेंट्रेट है। नहीं मैम, नहीं मैम, सॉरी, हाइलोनीमा एक तरह का हमारा स्पॉन्ज है, पॉरीफेर है। पॉलीफेरा में पॉरीफेरा है। तो पॉरीफेरा उसे है। ग्लास रोप स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं? मैम सॉरी टू से मुझे बहुत डिटेल नहीं पता है, पर इसके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ये उसके बेसिस पर बिल्कुल इसका ग्लास नाम की रखा तरह गया दिखाई है, देता है, ग्लास। ग्लास की तरह। ग्लास की मेराइन तरह। एनिमल, जी हाँ। मैम। ओके, ठीक जी है। मैम। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, फिर आपसे सर पूछेंगे। ये बताइए फूड प्रोसेसिंग के कुछ मेथड बताइए, कुछ थर्मल और नॉन थर्मल मेथड के सिर्फ नाम नाम बता दीजिए, डिटेल नहीं बताना है। थर्मल प्रोसेस के और कुछ या नॉन नॉन थर्मल थर्मल के? प्रोसेस, हाँ, फूड प्रोसेसिंग मेथड नाम नाम जी अकेले मैम। बताना। जी मैम। मैम फर्मेंटेशन एक फूड प्रोसेसिंग मेथड होता है, जिसमें कि हम उसके अंदर उसके जो खुद बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करते आप हैं, सिर्फ जैसे कि नाम, अगर हाँ, हम दही डिटेल नहीं जमाना। बताइए, डिटेल नहीं बताइए, सिर्फ नाम नाम बता दीजिए। हाँ, थर्मल और नॉन फर्मेंटेशन थर्मल। हो सकता है। फर्मेंटेशन नॉन थर्मल का एग्जाम्पल है, पैस्चराइजेशन थर्मल का एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त भी अन्य मेथड भी होते हैं।
ड्राइंग हो मेथड। सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, वैक्यूम प्रोसेस से हो सकता है, वैक्यूम के प्रोसेस से, और डिहाइड्रेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स जैसे कि सॉल्ट, तो सॉल्टिंग आउट भी हो सकता है। ओके, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग क्या होता है? एमएपी, इसको बता दीजिए बस। एमएपी। मॉडिफाइड हाँ। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग मतलब कि जो जैसे कि चिप्स या कुछ रहते हैं, तो इसके अंदर ऐसी एयर को डाला जाता है जिससे कि वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो सके। माइक्रोब्स मतलब वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम कर दिया जाता है, ताकि उन्हें वो सारी रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने के लिए वाली गैस ना मिले। तो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें किस टाइप की गैस होती है, उसका नाम बता सकती हैं आप? कौन सी गैस होती मैम मुझे श्योर नहीं है, पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, पर शायद नाइट्रोजन या ऐसी कोई गैस है? उसमें फिल की नाइट्रोजन। जाती होगी। ओके, नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन। सर। थैंक यू। फरीदा जी, थैंक डेवलपमेंट बायोलॉजी यू में जी सर, अपन पढ़ते नमस्ते। हैं तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? बेसिक बेसिक कंसेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट। सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आएंगे। जो भी एनवायरनमेंट है ये इन दोनों चीजों से मिलके बना होता है। बायोटिक के अंदर सारे जीवित प्राणी आ जाएंगे, और एबायोटिक के अंदर सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, पीएच, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? हेलो। आवाज? जी सर, जी सर। जी सर। स्टेम सेल के बारे में आप क्या समझते हो? स्टेम सेल। सर जी सर, जी सर। सर स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर छोटे मोटे वियर एंड टीयर रिपेयर को मैनेज करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी कुछ लाइफ स्पैन होती है, जैसे कि आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है कि वो 120 डेज के बाद मर जाते हैं। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स फिर इस जो आरबीसी का नंबर है उसे मेंटेन करने के लिए हमारे में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं इनकी पोटेंसी अलग अलग हो सकती है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट, ये हो सकता है। आवाज आ रही? जी सर, जी सर। गैमेटोजेनेसिस के बारे में आप क्या समझते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जी सर। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। यस। जी सर। सर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रजनन तंत्र होता है उसमें फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस होता है। तो यहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। सर जब स्पर्म और जी सर, जब स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं तो उससे जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जैसे अपन देखते हैं कि सेल डेथ क्या है? सेल डेथ। यस। सर हर सर हर एक सेल का एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो सेल मर जाता है। तो ये जो रहती है प्रोसेस, इसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं या अपोप्टोसिस बोलते हैं। यही सेल डेथ के अंदर आती है, और अगर कहीं भी अकस्मात कोई डेथ हो जाती है तो वो नेक्रोसिस के अंदर आती है। तो दो प्रकार की सेल डेथ हो सकती है। यस, प्लेसेंटा के बारे में आप क्या समझते हैं? प्लेसेंटा। सर जो मदर है और जो बच्चा है उसके बीच में जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा कहलाता है। ये एक ब्लड बैरियर भी है, और ये बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। बच्चे के अंदर जितना भी वेस्ट है उसे अकुमुलेट करने का काम करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है। Yes.
जी, आपका संबंध इंदौर हेलो। से रहा है। आपका संबंध इंदौर से है। जी अच्छा तो इंदौर किस नदी के किनारे है? सर, इंदौर गंभीर नदी, खान नदी और सारस्वती नदी, दो तीन नदियां बहती है इंदौर में। अच्छा, बॉडी में एंडो सेल में यदि हम बात करें तो ईआर का फंक्शन क्या है? सर, बॉडी के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शंस में दो फंक्शंस हो सकते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। और मसल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम के रिजर्वॉयर के जैसे भी काम करता है। यदि हम बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट, तो लोअर इनवर्टिब्रेट के आप कुछ एग्जांपल सेट करें, बताएं थोड़े से, जो लोअर इनवर्टिब्रेट सर एनिमल। लोअर सर लोअर इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पॉरीफेरा से लेकर फिर ये आगे चलकर इकाइनोडर्मिटा तक जाएगा। सो पॉरीफेरा देखें तो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल में हमारा स्पॉन्जेस हो सकते हैं या स्पॉन्जिया हो सकता है, यू स्पॉन्जिया हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम सीलेंट्रेट देखें तो वहां पर हाइड्रा हो सकता है। प्लेटी हेलमिंथिस देखेंगे तो वहां पर प्लेनेरिया हो सकता है। एस हेलमिंथिस देखेंगे तो एस्कैरिस हो सकता है। एनालिड देखेंगे तो वहां पर अर्थवर्म हो सकता है। आर्थ्रोपोड्स देखेंगे तो वहां पर इंसेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद मॉलस्क देखेंगे तो वहां पर पाइला हो सकते हैं। और अगर हम इकाइनोडर्मिटा देखेंगे तो वहां पर फिर हमारी स्टार फिशेस हो सकती हैं। अच्छा, लोअर इनवर्टिब्रेट में फीडिंग और डाइजेशन किस प्रकार से होता है? सर एकदम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं पॉरीफेर्स के अंदर, तो वहां पर उनके पास कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। वो पानी के जो करंट है उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम हाइड्रा में जाते हैं तो हाइड्रा के पास भी ऐसा कोई बहुत स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। प्लेटी हेलमिंथस से ब्लाइंड बॉडी सैक प्लान का शुरुआत होती है जिसके पास एक ही माउथ और एक ही एनस होता है। फिर एसेलमेंथस से जहां तक शुरुआत होती है उसके पास माउथ और एनस दोनों होता है। फिर यहाँ से जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो शुरू होता है। इसके पहले जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन चल रहा होता है। अच्छा, एकाइनोडर्मिटा जो फाइलम है उसके मेन और मोलस्क है, इनके बीच में मेन डिफरेंसेस बताइए। सर मैं सुन नहीं पा रही हूँ। एकाइनोडर्मिटा सर और प्लीज मोलस्क रिपीट। के बीच में जो डिफरेंस बताइए, इनमें किस तरह के स्ट्रक्चर में भिन्नताएं इकाइनो पाई जाती है? सर एकाइनोडर्मिटा एंड इकाइनोडर्मिटा और मोलस्क। मोलस्का। मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का। सर जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो ड्यूट्रोस्टोमिक होता है और जो मोलस्क होता है वो प्रोटियोस्टोमिक होता है। ये सबसे इसका मेजर डिफरेंस है। मोलस्क के अंदर सबसे पहले माउथ बनता है और इकाइनोडर्मेटा से जो कहानी फिर डेवलपमेंट की आगे शुरू होती है तो वहां पर वो सबसे पहले एनस बनता है। तो ये दोनों के बीच में एक सबसे मेजर डिफरेंस है। बाकी इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, बॉडी के डिफरेंसेस हैं। जो मॉलस्क होता है उसके पास एक्सोस्केलेटन होता है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे ऑक्टोपस और कुछ। और जब हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करते हैं तो उसके पास ऐसे प्रॉपर पूरा एक कवरिंग वाला एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। इनके फीडिंग में डिफरेंस होता है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली इसीलिए दोनों को अलग फाइला में रखा गया है। वेरी गुड। यदि हम बात करें वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट में क्या अंतर है? सर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी तीन क्वालिटी होती है कि उनके पास नर्व कॉर्ड होना चाहिए, नोटोकॉर्ड होना चाहिए और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो ये सारी चीजें एक साथ फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अगर किसी के पास गिल्स है तो किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नर्व कॉर्ड नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। ओपेरियन का कंसेप्ट क्या है एवोल्यूशन के संदर्भ? सर ओपेरन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि सिंथेटिकली एनवायरनमेंट तैयार हुआ था कि उन्होंने ये बताया था कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर की प्रेजेंस में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है और फिर इन बायोमोलिक्यूल से आगे चल के लाइफ इवॉल्व हुई है। तो ये ओपेरन का कॉन्सेप्ट अच्छा, है। इनका सपोर्ट किसने किया था? जैसे कुछ विद्वान थे, उनका बहुत जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया था, वो कौन कौन से? सर मैं यहाँ पर याद कर पा रही हूँ कि जो यूरी एंड मिलर थे उन्होंने इनकी जो थ्योरी थी, ओपेरिन थ्योरी थी, उसके सपोर्ट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था 2:1:2 के रेशियो में और वाटर वेपर वाला एनवायरनमेंट दिया था, हाई टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट दिया था जिससे कि फिर इन्हें बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इन्होंने उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए
एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बनाया इसके था। बाद एवोल्यूशंस में इनके जो बाद और भी बहुत सारे एवोल्यूशन से थ्योरी आई, जिसमें किसी में इनका विरोध किया गया हो, ऐसी कोई थ्योरी आई थी क्या? सर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये सारी थ्योरीज ये बता रही थी कि बाहर से या तो उत्पत्ति हुई है जीवन की, या जो नॉन लिविंग चीज है उससे उत्पत्ति हुई है। मतलब उनका ये कहना था कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग चीज के बिना ही नए जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये सारी चीजों ने इस चीज का विरोध किया था। गुड। आप बचपन से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया है? कब से स्टार्ट किया आपने बैडमिंटन खेलना? सर एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि बैडमिंटन मैंने अभी एज अ हॉबी अभी नए वाले ड्राफ्ट में नहीं लिखी है, क्योंकि मुझे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई है। बाकी मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो इस बार मैंने अपने ड्राफ्ट में वो नहीं लिखा है। ओके, थैंक बाकी मैं बैडमिंटन के बारे में बता सकती हूँ कि मैं बचपन से बैडमिंटन खेलती थी, पर अभी मुझे टेनिस एल्बो हो गया है तो अब मैं नहीं खेलती हूँ। अच्छा, तो बैडमिंटन के टूर्नामेंट के नाम बताइए कुछ फेमस। सर एक जो सबसे फेमस टूर्नामेंट है वो है थॉमस कप, जो मैं अभी याद कर पा रही हूँ। तो थॉमस कप तो वुमेन नहीं खेलती हैं या गर्ल्स नहीं खेलती हैं। सर आप यदि आप खेलना चाहेंगे तो कौन सा कप खेलेंगे? सर मैं माफी चाहूंगी कि मुझे बैडमिंटन मैंने इतने अच्छे से तैयार नहीं किया है। इट्स ओके, इट्स थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फरीदा जी, जी सर। जी सर। सर मुझे आवाज नहीं आई। आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा 6 को है, पहले दिन। चलिए, ओपनिंग अच्छी करने जा रहे हैं, बढ़िया यानी कि शानदार। मतलब सर ये बस आप लोग प्रे करिएगा मेरे लिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से हो। आपका गाइडेंस, शिल्पी मैम का गाइडेंस, और आज जो दोनों सर आए हैं, आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रे करिएगा, एक बार प्रे करिएगा कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। नहीं, मैं प्रे तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी काबिलियत आपको मार्क्स दिलवाएगी। बहुत शानदार। मतलब जो आंसर देने का तरीका है थैंक ना यू। आपका, बिल्कुल लाजवाब। मतलब वो लेने वाले लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छा फील होगा। और दूसरी बात यह है, जो सर ने बताया है, आप में पूरी तरह से नेचुरलिटी झलकती है। किसी तरह से आपके कैरेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि बनावटीपन दिखता हो। पूरा आप जैसे दिखती हैं वैसे ही आपने नॉलेज को प्रेजेंट किया है। यही साड़ी पहन रहे हैं आप? यही ड्रेस बिल्कुल यही? सही जी है। मैम, ये साड़ी मैम ठीक है, ये साड़ी बिल्कुल। बस ये साड़ी है, और फुटवेयर में मैं एक बहुत सिंपल सी बेलीज पहन रही हूँ, चलेगा ना वो? बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज बोलना चाहूंगी, बाकी सब और बिल्कुल अच्छा था, परफेक्ट था। आप जो हाथ को थोड़ा मूवमेंट उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, मैंने उसको अंडरलाइन भी करा मैम है। उस दिन हाँ। जी मैम उस दिन मेरे पास काफी सारी चीजें रहेंगी मेरे गोद में, नहीं क्योंकि नहीं, वो मेरी कुछ थीसीस सब कुछ रहेगी ले, और फाइल्स रहेंगी। नहीं नहीं, फाइल ले लेते हैं, नहीं, फाइल वो टेबल पर रखवा देते हैं। टेबल पर रखवा देते हैं। रखवा देती हूँ। तो मैं बेट कोशिश करूंगी कि बस हाथ को ऐसे बांध के रखूं, क्योंकि मुझे थोड़ा हाथ हिलाने को। नहीं, ऐसे अपने ऐसे हाथ ऐसे पैर के ऊपर ऐसे जरा पीछे पीछे, ऐसे में रखूं। पीछे जाइए थोड़ा, इस टाइप। बेड पे पीछे की साइड जाइए। हाँ, अब रखिए थोड़ा दूर दूर, जी हाँ जी मैम। हाँ थोड़ा और पीछे दोनों जाइए। थाइस पर रखिए, हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल थाइस पर बिल्कुल दोनों। बिल्कुल। मतलब दोनों थाइस पर रखिए। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा। थोड़ा डिस्टेंस से हाथ रखूंगी, हाथों को मिलाऊंगी नहीं। हाँ, बिल्कुल। मिलाना नहीं है, जी तो ऊपर जी ऐसे ज्यादा मत जी करना। मैम। बाकी सब नहीं परफेक्ट नहीं है करूँ। आपका, और सारे जो है आपके सारे टॉपिक अच्छे से कवर है, ऐसा नहीं है कि कोई एक हो। आपने हर जो है टॉपिक उस पर अच्छे से उसके आंसर दिए हैं। ओके। मैम आपका बहुत जी मैम, थैंक यू शानदार। मैम। थैंक यू सर। बस आप लोग एक बार मेरे लिए प्रे करिएगा, मैं बहुत सालों से इसका वेट आपने कर रही थी, बस एक बार प्रे करिएगा। हर बार के लिए आया कोई शैतानी को मैं ये काम है, कोई तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप select ही नहीं होंगे। आप कहेंगे आएंगे, और इंटरव्यू में आपको 80+ मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू 100%, थैंक 100%। तो इसी कॉन्फिडेंस के थैंक साथ यू आप वो आंसर कीजिएगा। तो जो आंसर देने की आपकी पोलाइटनेस है ना, बहुत शानदार। मतलब जो नेशनलिटी आपकी झलकती है ना, वो ऐसा ही एक पर्सन चाहिए उनको। बिल्कुल एक परफेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आपके अंदर मौजूद है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आपको 80+ मार्क्स मिलेंगे, मैं श्योर कर रहा हूँ आपको 100%।
बस प्रे चाहिए मुझे, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल और मैं जैसे ही इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू होगा तो भी मैं आपको कॉल करके बताऊंगी। नहीं, कॉल नहीं करेंगे आप आप, आएंगे, आपको आना पड़ेगा। कॉल करने से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं बिल्कुल, इंटरव्यू में जैसे ही सिलेक्शन होगा मैं खुद आऊंगी आगे होके। चलिए, ऑल द बेस्ट फरीदा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं लीव हो जाऊं?